So Radio City 91.1 FM पे this is me Super सिद्धांत आपके साथ and I call myself super because मैं super हूँ ये मैटर नहीं करता. I bring super people with me. जैसे आज मेरे साथ जो इंसान है वो डॉक्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं. So please welcome Dr. Tejas Upasani, knee arthritis and joint replacement specialist, Upasani Super Specialty Hospital. Sir, कैसे हैं आप? बस I am doing very good because I am talking with Super सिद्धांत. अरे सुपर सिद्धांत, yeah, absolutely. And डॉक्टर्स का तो क्या ही कहें, 2 साल अभी जितने भी साल गए हैं इस पेंडेमिक के थ्रू, you have been like the biggest support system of all. For thank you so much for that. Yep, it's been a difficult time for all of us, but yeah, we have sailed through it. That's the great thing. सबसे पहले तो आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, क्या आप प्लीज अपनी गोल्ड मेडल वाली स्टोरी सुनाइए ना. Yeah, so मुझे गोल्ड मेडलिस्ट थर्ड MBBS में मिला था when I was a student of Grant Medical College and JJ Group of Hospitals. And nice. I was the topper in the college and especially in the subject of surgery. उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था. Nice. And also मुझे distinctions थे obstetrics and gynec and also in preventive and social medicine. So yeah, so I did quite well in my third MBBS and that's why I'm a gold medalist. Super. और academics में अगर आपको गोल्ड मेडल मिलता है तो मतलब इज्जत कहीं और ही पहुंच जाती है. सिंगिंग आपका पैशन भी है. Yes, I love to sing, though I'm not like I sing in public, but I love to sing and I think I sing quite fine. And it's a passion to sing. Yeah, it's a nice thing to even, just to ease out and feel better. I think singing helps you a lot. I'm sure, sir. Please, कुछ गा के सुना दीजिए आप. I'll just try. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल बढ़ जाए, तुम देना साथ मेरा, वो हम न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, वो हम नवाज. I think that is enough. सीजर के साथ सुर भी सही लगा लेते. तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों. But sir, lovely, you sing so well. My patients don't know that I sing, but my other people do know for sure. अरे super. Okay, let's move on to the thing जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. That is arthritis. So what is arthritis? So arthritis is basically like in English I would say it's inflammation. यानी सिर्फ दर्द नहीं, सिर्फ दर्द होता है आपको तो उसको हम लोग आर्थराइटिस नहीं बोलते. बट दर्द के साथ जब भी आपके जॉइंट्स में सूजन हो जाती है, जॉइंट में पेन है, स्टिफनेस है, मूवमेंट्स कम हो रहे हैं, आपको चलने को नहीं हो रहा है, सो ये सब चीज जब साथ में आती है देन इट इज आर्थराइटिस. लाइक किसी कभी कभी आपका घुटना जो है थोड़ा सा गर्म भी लग सकता है, उसमें सूजन आ जाती है, मूवमेंट करने पे उसमें से थोड़ी आवाजें आती है, सो उसको हम लोग आर्थराइटिस बोलते हैं. और जब भी सिर्फ पेन होता है, सिर्फ दर्द हो रहा है आपको और आपको कुछ सूजन नहीं है, आपकी मूवमेंट्स भी अच्छी हो रही है, सो दैट इज नॉट आर्थराइटिस. सो आर्थराइटिस इज बेसिकली आपको दर्द भी हो रहा है घुटने में या जो भी जॉइंट्स है उसमें, और उसके साथ उसमें आपको सूजन भी है, उसमें आपको गर्म भी लग रहा है, आप अगर टच करेंगे तो जॉइंट्स गर्म लगेंगे, और आपके जो फंक्शन है, जॉइंट का जो फंक्शन है यानी जो मूवमेंट्स करना है उसमें भी आपको तकलीफ हो रही है, मूवमेंट्स हो नहीं पा रहे या आपके जो जॉइंट्स स्टिफ लग रहे हैं, सो दैट इज आर्थराइटिस. Okay. आर्थराइटिस. Okay, so what are the major types of arthritis? So the most common arthritis is osteoarthritis, जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस बोलते हैं हम लोग, कि उम्र के हिसाब से बिकॉज ऑफ यूज, इस्तेमाल ज्यादा होने से या कम इस्तेमाल होने से भी जो भी जॉइंट्स आपके खराब हो जाते हैं उसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो यूजुअली अराउंड 50 साल की उम्र के बाद जो लोगों में होता है, जो उनको घुटने में दर्द होने लगता है, घुटने में सूजन हो जाती है. एंड स्पेशली अपने पॉपुलेशन में, अपने देश में ये घुटनों का आर्थराइटिस ज्यादा कॉमन है, बट बाकी जोड़ों में भी आर्थराइटिस हो सकता है बिकॉज इट इज एज रिलेटेड. उम्र के हिसाब से वो जो घिसाव होता है जॉइंट्स में,
ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। बट और भी तरह के आर्थराइटिस होते हैं जिसको हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी बोलते हैं, जिसमें उम्र मीन्स ऐसा एज से कुछ लेना देना नहीं है, तो कोई भी उम्र में हो सकता है। एंड उसमें पहले ये जो हाथ के जॉइंट्स है उसमें पहले दर्द चालू हो जाता है। एंड उसकी क्या खासियत है कि वो सुबह उठते हैं तभी ज्यादा दर्द देता है, मॉर्निंग स्टिफनेस जो बोलते हैं, मीन्स सुबह उठने के बाद वो जॉइंट्स पूरे अखड़े हुए लगते हैं, मूवमेंट्स चालू करने ओके के लिए दिक्कत होती है। यानी एक बार आप मूवमेंट्स चालू कर दें तो वो जॉइंट जो पेन है वो काफी कम हो जाता है। सो बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बॉडी के काफी सारे जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिसमें पहले हाथ में शुरुआत हो सकती है और फिर बाकी सब जोड़ों में तकलीफ हो सकती है। ये एक रहा। दूसरा और एक आर्थराइटिस होता है गाउट बोलते हैं, जिसमें ये यंग मेल्स में ज्यादा कॉमन है। एंड उसमें जो अपने पैर का अंगूठा है उसमें पहले शुरुआत होती है यूजुअली, और ऑल ऑफ अ सडन अचानक से बहुत सा दर्द होने लगता है, वो गर्म हो जाता है एकदम से, कभी कभी किसी पेशेंट्स को बुखार भी आ जाता है। एंड अगर उसकी बराबर ट्रीटमेंट नहीं की गई तो फिर वो जॉइंट आर्थराइटिस बढ़ के और भी जॉइंट्स में तकलीफ दे सकता है। और लास्टली और एक आर्थराइटिस जो है जिसको हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, ये भी एक टाइप का आर्थराइटिस है जो अगेन मेल पेशेंट्स में कॉमनली दिखने में आता है, यंग मेल्स में। एंड उसकी शुरुआत जो है वो स्पाइन से होती है, मीन्स स्पाइन में स्टिफनेस चालू हो जाता है, वो स्पाइन जकड़ जाती है। एंड अगेन उसमें भी मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, सो उठने में बैठने में उनको बहुत परेशानी होती है। और जैसे दिन लाइक सुबह बहुत तकलीफ होती है, जैसे दिन ढलता है तकलीफ कम हो जाती है। बट जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है, यानी जो उम्र के हिसाब से जो आर्थराइटिस होता है, उसमें उल्टा रहता है। आप सुबह उठते हो, आप आराम करके उठते हो तो तभी कोई जॉइंट में दर्द नहीं होता, बट जैसे दिन जाता है, आपका आपकी मूवमेंट्स होती है, आप चलते फिरते हो, तो फिर आपका जॉइंट में पेन चालू हो जाता है, सूजन आ जाती है। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस है। एंड जैसे मैंने बोला, कॉमनेस्ट आर्थराइटिस है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस, उम्र के हिसाब से जो घिसाव होता है घुटनों में या कोई भी जॉइंट्स में, उसे हम लोग ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। एंड लास्टली एक आर्थराइटिस जो है जिसे हम लोग सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। लाइक आपको समझो कभी पहले इंजरी हुई है और तभी के तभी आपने बराबर से ट्रीटमेंट नहीं ली, या कभी पुराना फ्रैक्चर हुआ है, उसकी वजह से आपका जॉइंट में फ्रैक्चर हुआ था एंड वो बराबर से अगर हील हुआ नहीं है, या और भी कोई रीजन से आपका जॉइंट खराब हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से, और उसके बाद वो जॉइंट खराब होने के बाद उसमें पेन और स्वेलिंग और वो सब चालू होता है, तो उसको हम लोग सेकेंडरी आर्थराइटिस कहते हैं। So, हमारे कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी जो है वो काफी कॉमन है। तो लोगों को लगता है अरे टीबी यानी सिर्फ चेस्ट का टीबी, ओनली लंग्स का टीबी होता है, बट नहीं, टीबी कैन अफेक्ट एनीवेयर, एंड कभी कभी वो जॉइंट्स को भी अफेक्ट कर सकता है और उसकी वजह से भी बाद में जाके आर्थराइटिस हो सकता है। ओके, तो सर ये ओल्ड एज डिजीज है और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? मतलब सिर्फ ओल्ड एज में होता है या फिर ये यंग लोगों में बहुत कॉमनली हो सकता है? रिस्क फैक्टर्स में आई थिंक द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर ओल्ड एज में आर्थराइटिस होने के लिए इज वेट। अगर आप ओवरवेट हो एंड इट्स बिकॉज ऑफ द वेट, आपके घुटने पे लोड ज्यादा आ रहा है, उसकी वजह से वो ज्यादा घिस रहा है। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट रिस्क फैक्टर। सो अगर आप वेट बराबर मेंटेन करते हो आपका, तो आपको आर्थराइटिस होने की, ऐसे नहीं कि हो नहीं सकता, बट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकेंडली, अगर आपका विटामिन डी कम है, आपका विटामिन डी इंटेक कम है, आपका कैल्शियम इंटेक कम है, तो उसकी वजह से आपके बोन्स वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से भी आपका आर्थराइटिस ज्यादा होने की लाइक पॉसिबिलिटी ज्यादा है, चांसेस है। एंड थर्डली, थोड़ा सा फैमिलियल भी है, आई वुडंट से जेनेटिक, बट यूजुअली थोड़ा सा फैमिली में रन करता है। सो इफ योर मदर हैज, तो मे बी थोड़ा बहुत यू आर मोर प्रोन टू हैव आर्थराइटिस। सो एंड लास्टली आई वुड से कि अगर आपको इंजरी होती है एंड आप अगर निग्लेक्ट करते हो, जैसे वो इंग्लिश में कहावत है ना, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। सो अगर जब भी आपको इंजरी होती है एंड अगर आप बराबर ट्रीटमेंट लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप इंजरी होती है, आप निग्लेक्ट करते हो, पेन है, थोड़ा पेन किलर खा लेते हो एंड जस्ट फुल ऑन कर लेते हो, तो फिर ये तकलीफ बढ़ जाती है एंड आपको आर्थराइटिस हो सकता है। एब्सोल्युटली सर, एंड आई बिलीव कि मतलब जो काम जिनका है उन्हीं को करने, तो डॉक्टर्स को पता है इन सब चीजों के बारे में। तो लोगों को सबसे पहले ऐसा नहीं कि छोटी चोट लगी है तो घर पे ठीक हो जाएगा, घरेलू नुस्खे, बोला घुटनों पे तेल लगा लो। वो तो बहुत ही कॉमन है।
वो बहुत घुटने ही पे कॉमन है। तेल लगा लो, मालिश करा लो। बट कैसे, हाँ अगर अगर आपको पेन है एंड लाइक आपको इंजरी हाँ हुई है, आपको दर्द काफी दिन तक हो रहा है, उसमें स्वेलिंग भी है, अगर सूजन है, हाँ, तो फिर श्योरली डॉक्टर को जल्दी दिखाना चाहिए। एब्सोल्युटली सर। और मैं तो मानता हूँ डॉक्टर्स के पास ही जाओ सबसे पहले, छोटा कट भी लगे तो चले जाओगे सर, इसमें कुछ हो तो नहीं गया, बिकॉज राइट, आपकी पढ़ के कुछ भी नहीं है। और अगर आप हंसते खेलते दौड़ते रहोगे तो फिर मजा भी आएगा। वेरी तो ट्रू। सर फर्स्ट सिम्टम्स क्या होते हैं नी आर्थराइटिस के? सो जैसे मैंने कहा, सो इन द बिगनिंग, लाइक जब भी आर्थराइटिस की शुरुआत होगी, तभी आप जब भी समझो सीढ़ियां उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं, उसमें पहले आपको तकलीफ होने चालू हो जाती है। स्पेशली ओके। स्टेयर क्लाइंबिंग डाउन में, या आप लो सिटिंग पे बैठे हो या आप जमीन पे बैठे हो और आप उठने की कोशिश करते हैं, तभी आपके घुटने में दर्द होता है। जैसे जैसे आर्थराइटिस बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे उसमें दर्द भी बढ़ते जाएगा। आपका घुटना सूज जाता है, आपके घुटने में से आवाज भी कभी कभी आ जाता है, एंड ऑल्सो स्टिफनेस आ जाता है, वो जकड़ जाते हैं घुटने। ओके। कैसे होता है कि जैसे जैसे और बढ़ते जाएगा आर्थराइटिस, धीरे धीरे इवन एट रेस्ट, जब आप आराम भी कर रहे हो तभी भी वो दर्द देता है ना, आपको पेन किलर खाने की जरूरत पड़ती है। ओनली पेन किलर खाने पे आपका दर्द कम रहता है, अदरवाइज चलना फिरना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। सो उतना आर्थराइटिस बढ़ने की राह देखने की कोई भी जरूरत नहीं है कि आपकी डेली एक्टिविटीज करने में भी आपको दिक्कत हो। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। तो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं सर? सो आप कौन से स्टेज में आते हो आर्थराइटिस के, उसके ऊपर आपके ट्रीटमेंट डिपेंडेंट है। ओके। सपोज आप यंग हो और आपके घुटने सिर्फ दर्द दे रहे हैं, तो मैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेशेंट्स को बोलता हूँ को आपको आपका वजन कम करना है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। करेक्ट। ओके, करेक्ट। अभी पेशेंट तो बोलते हैं क्या सर आप सिर्फ वजन कम करने को बोल रहे हैं, इट्स नॉट एन इजी थिंग। आई सेड या इट इज नॉट इजी, बट अगर आप आपके जुबान पे कंट्रोल करेंगे तो काफी इजी हो जाता है। यू ऑब्वियसली, एंड कैन, दिस इज इम्पोर्टेंट टू। इफ यू कंट्रोल योर डाइट, आपका डाइट में लेस, वेरी लेस शुगर्स, लेस कार्ब्स, एंड हैव अ न्यूट्रिशियस डाइट, बट विद दैट इंक्लूड कैल्शियम, विटामिन डी, सो दैट आपका आपके बोन हेल्थ अच्छी रहेगी। अभी हम लोग, हमारे देश में इतनी इतनी धूप है, इतना सनलाइट है, फिर भी ऑलमोस्ट लाइक 80% पॉपुलेशन विटामिन डी में डेफिशिएंट है, इट्स डेफिशिएंट। सो एब्सोल्युटली, आई नो, आई नो। विटामिन डी लेना बहुत ही जरूरी है। एंड जैसे कि मैंने बोला, सबसे इजी सोर्स ऑफ विटामिन डी है सनलाइट, बट हम लोग सनलाइट में तो जाते ही सनलाइट। नहीं है। सो उसकी वजह से विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना अदरवाइज अच्छी बात है, कैल्शियम लेना अच्छी बात है। ये हुआ जब आप एकदम स्टार्टिंग में आते हो तब। एंड ऑफ कोर्स आप थोड़े से एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ी फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, जिसमें आप घुटने के नजदीक के जो मसल्स है उसको मजबूत कर देते हैं, उसकी वजह से भी आपका पेन काफी कम हो जाता है। अभी कभी कभी कभार काफी यंग एज में पेशेंट्स के घुटने घिस जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी जो बोलते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि उसमें एक हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी होती है, जिसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि अगर पेशेंट्स के पैर में से यूजुअली बेंड आ जाता है, एक ऐसे सीधे पैर है ओके। अपने तो थोड़ा बेंड आ जाता है, तो हम लोग ऑपरेट करके ओके। वो बेंड डाल के वापस से सीधा कर देते हैं पैर। सो इट्स लाइक आर्टिफिशियली बोन को फ्रैक्चर करके हम लोग पैर सीधा कर देते हैं एंड प्लेट लगा देते हैं। सो दैट इज अ जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी। बट क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स इतने जल्दी आते ही नहीं है हमारे पास, वो पुल ऑन करते, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये ट्रीटमेंट करते वो ट्रीटमेंट करते करके वो प्रोलॉन्ग करते हैं, एंड फिर आगे जाके वो घुटना इतना खराब हो उसके जाता है बाद। कि देर इज नो ऑप्शन अदर देन डूइंग अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। बट मैं कहूंगा, लाइक अगर 10 लोगों को अगर घुटने में दर्द है, सिर्फ उसमें से एक या दो लोगों को ही ऑपरेशन की जरूरत रहती है। बाकी सब जो है लाइफस्टाइल चेंजेस करके, जैसे कि उनका वजन कम करना हुआ, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करना, यानी सीढ़ी ऊपर नीचे करना कम करें, नीचे उठ बैठ करना कम करे, फिजियोथेरेपी करे, एक्सरसाइज करे, और कभी कभार कुछ थोड़ी गोलियां ले थोड़े दिन के लिए, उससे भी उनको काफी आराम मिल जाता है। कभी कभार किसी को काफी दर्द होता है तो हम लोग घुटनों में इंजेक्शन भी देते हैं, जिससे टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है, लाइक 3 मंथ्स या अराउंड 1 साल तक उसमें आराम मिल सकता है। बट अगर आपका आर्थराइटिस आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, आपको काफी दर्द हो रहा है, पेन किलर लेने की बहुत जरूरत पड़ रही है, तो फिर हम आपको नी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन देते हैं। ओके।
तो सर ये बिना सर्जरी के भी ट्रीट किया जा सकता है नी आर्थराइटिस? ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा, अगर आप जल्दी आते हो तो वेरी लेस चांसेस तो आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको नी पेन हुआ तो आपको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। और एक करेक्ट। दूसरा भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसको हम लोग पार्शियल नी कहते हैं, जिसमें लाइक सिर्फ घुटने का अगर अंदर का हिस्सा घिसा हुआ है तो सिर्फ उतना ही हाँ। हिस्सा हम लोग चेंज कर देते हैं, जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट है। एंड मैं एक मॉडल पे आपको नहीं तो दिखाता हूँ यहाँ पे। सो अच्छा। लाइक दिस, ये है हमारा नॉर्मल नी। ये ऊपर की हड्डी है, ये नीचे की हड्डी है, एंड ये जो ओके। व्हाइट है इसे हम हम्म। कार्टिलेज बोलते हैं। And आप देख सकते हो इट्स काफी स्मूथ है ये, यस। और उसकी वजह से हमारी मूवमेंट्स है वो एकदम आराम से होती है। ये जो नी है हाँ। इसमें देख सकते हो हल्का हल्का घिसाव है। सो अगर आप हाँ। ये स्टेज पे आते हो तो मेडिसिन, फिजियो और उस सब से आपको काफी आराम मिलेगा। एंड ये जो हम्म। है, इसमें आप देखते हो कि काफी घिस गया है घुटना, आपका पूरा कार्टिलेज घिस ही गया है, कुछ है ही नहीं। हम्म। ये ऑलमोस्ट बोन एक के ऊपर एक घिस रहा है। सो जब भी ये स्टेज है तभी पेशेंट्स को बहुत ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है एंड स्वेलिंग भी होता है। सो उसके बाद हम लोग ये ऑपरेशन करते हैं जिसको हम लोग नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। सो इसमें हम लोग जो खराब हुआ जो पोर्शन है वो हम्म। कट कर देते हैं। यहाँ एक मेटल का इम्प्लांट बैठ जाता है नीचे की हड्डी में, हम्म। और ऊपर की हड्डी में भी ऐसे ये मेटल इम्प्लांट बैठता है, और ये बीच हम्म। में एक स्पेशलाइज प्लास्टिक होता है, वो आ जाता है। सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो स्मूथ सरफेसेस है वो वापस आ जाते हैं, मूवमेंट्स काफी अच्छी हो जाती है, और पेशेंट का पेन पूरी तरह से निकल जाता है। ओके। सो ओके। ये जो मैंने अभी मॉडल में दिखाया, दैट इज अ टोटल नी रिप्लेसमेंट। आई वुड से इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरीज दैट वी आर डूइंग, giving almost a success rate of ओके। something between 95 to 98%. नी सर्जरी कब इम्पोर्टेंट होती है सर, और क्या बॉडी हमें साइन देती है कि नाउ दिस इज द टाइम? आप सोफे पे बैठे हो काफी टाइम के लिए, कोई सीरियल देख रहे हो कि कुछ देख रहे हो, तो अचानक से उठना हुआ तो वो भी नहीं आप कर पा रहे हो, तो उठने में भी तकलीफ हो रही है, आप पेन किलर्स खाए जा रहे हो। और क्या है कि बहुत लोग सिर्फ पेन किलर्स खाते हैं, उनको मालूम नहीं कि पेन किलर्स का भी अगर लंबे टाइम हम लोग पेन किलर्स खाते हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट्स होते वो भी हैं। खराबी है। लाइक, यस। सो लाइक टेकिंग पेन किलर्स, बहुत लंबे टाइम आप पेन किलर खाते रहे तो आपकी किडनियों के पर असर हो सकता है। एंड ऐसे करेक्ट। भी करेक्ट। पेशेंट्स मेरे पास आए हुए हैं जिनको मैंने पहले बोला था कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है 1 साल पहले, वो नहीं आए। उनको कोई तो दोस्त ने फोन किया कि मैं ये गोली खा रही हूँ, उससे मुझे अच्छा लग रहा है, तू भी खा ले, ऐसे करके 1 साल पेन किलर पे चला लिया। उसके बाद 1 साल पेन किलर खाए, उसके बाद किडनी खराब हो गई और वो डायलिसिस पे गए। वो घुटने का दर्द तो वैसे का वैसे ही रहा, एंड उसके बाद फिर जब वो डायलिसिस पे थे तभी मैंने नी रिप्लेसमेंट किया ऐसे। सो पेन किलर्स खाना विदाउट मेडिकल सुपरविजन, यानी अगर आप डॉक्टर कहते हैं कि ये 10 दिन गोली खानी है तो बस 10 दिन ही खानी है, उसके बाद नहीं चालू रखनी है अपने मन से, क्योंकि साइड इफेक्ट्स है वो डॉक्टर को मालूम है। अगर आप खुद से ही खाते रहे या यस। खुद की ट्रीट करते रहे तो इट कैन बी डेंजरस। सो आपने ऑब्वियसली। पूछा कि क्या बॉडी आपको कहती है कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है कि नहीं। सो जैसे मैंने कहा, आपके अगर डेली एक्टिविटीज में आपको परेशानी हो रही है, आपको काफी ज्यादा दर्द दे रहा है, इवन आप आराम कर रहे हो तभी भी अगर दर्द दे रहा है, तो श्योरली आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत है। सेकेंडली, एज पहले क्राइटेरिया होता था हमारे लिए कि सपोज आप बहुत यंग है तो हम लोग कहते थे कि आप खींचिए आगे और चलाइए आपका जो नेचुरल किडनी है। बट अभी कैसे है कि जो यंगर पेशेंट्स है उनमें भी आर्थराइटिस काफी कॉमन हो रहा है, एंड उनको ऐसा है कि नहीं, मुझे ये एज में मुझे एक्टिव रहना है, मुझे नहीं रहना है कि आई रेस्ट्रिक्टेड घर पे ही रहूं, नहीं बाहर जाऊं, नहीं कुछ कर पाऊं। सो इसके लिए एज अभी क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, जो इम्प्लांट्स है उसकी क्वालिटी में बहुत नए नए अच्छे इम्प्लांट क्वालिटी के आए हैं। इसलिए वी आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट के इवन इफ यू डू सर्जरी एट यंग एज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो हमारे लिए यंग पेशेंट इज अ 50-year-old, सो 50 year is considered young for orthopedics. Basically, after surgery, the patients are much better. उनको आई फील दे फील एज इफ दे गॉट अ न्यू लाइफ। उनको जो करना था लाइक जो कर नहीं पा रहे थे, लाइक हम काफी सारे पेशेंट्स के घर में शादियां होती, अभी शादी का सीजन भी है, दे वांट टू डांस इन द वेडिंग एंड दे सेंड मी अ वीडियो ऑफ देम डांसिंग,
गरबा कर रहे हैं, their kids marriage or something. So it's a nice thing कि जिनको चलने में कुछ परेशानी हो रही थी, अभी they are able to dance also and do their routine work. आई एम श्योर बहुत अच्छा लगता होगा जब अपने पेशेंट्स वापस हमें चीजें दिखाते कि ये आपकी वजह से, आपकी हेल्प की वजह से हम लोग वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में जा पा रहे हैं. एंड दैट सम्स अप द क्वेश्चन कि मतलब बहुत नॉर्मल एक्टिविटीज आपने बताया, जैसे यात्रा पे जाते हैं तो बात कुछ हो ही नहीं सकती. जब इंसान पहाड़ चढ़ रहा है, बाकी सारी चीजें कर रहा है, तो दैट्स अमेजिंग एंड दैट्स ग्रेट. बट थैंक यू सो मच सर, मजा आया मुझे आपसे बात करके और काफी कुछ बता दिया आपने. एनी स्पेशल मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स? My most special message will be that don't ignore your body signals, right? So आपको जो बॉडी कहती है, सुनो उसको. आपको कहीं भी दर्द हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी में दर्द हो रहा है, अननेसेसरली उसको मत ज्यादा खींचो. अगर दर्द हो रहा है, एक तो आराम करो, डोंट डू दैट, एंड विजिट अ कंसल्टेंट, अ स्पेशलिस्ट हु इज स्पेशलाइजिंग इन दैट थिंग. उनको दिखाओ आप. बहुत बार क्या होता है ना, लोग कहीं भी जाते हैं, दे डोंट नो अभी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास किस चीज के लिए जाना चाहिए, नी रिप्लेसमेंट या नी स्पेशलिस्ट के पास किस चीज के लिए जाना चाहिए. सो मेरा मैसेज यही, एंड this life is to be lived, to be enjoyed. So don't restrict yourself because of pain. Get it addressed. So are we talking to you? Same here. Thank you so much. Thank you for giving your time. Thanks.